वेलकम टू डब्लूम क्लासेस। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में दी गई है। दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम, इसलिए ये तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम समझें सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स है क्या है। तो मोस्ट सिंपली व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इज़, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इट इज़ अ social science which studies how we as an individual, एक individual या कोई business firm, governments, different countries की governments या फिर पूरी की पूरी countries जो हैं वो किस तरीके से choices बनाती हैं, किस चीज़ को लेके कि जो scarce resources हैं उनको किस तरीके से एलोकेट किया जाए हमारी अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, सो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ वी एज एन इंडिविजुअल, अ बिजनेस फर्म, गवर्नमेंट्स एंड नेशन मेक्स चॉइसेस टू एलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। अब यहाँ पे समझने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले तो जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हैं, स्कार्स हैं। अब अगर रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो उसका मतलब कि हमें सोच समझ के उनको यूज़ करना पड़ेगा, हम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब कोई भी रिसोर्स देखो, अनलिमिटेड तो कोई रिसोर्स नहीं है ना हमारे पास। कोई भी चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी अगर हम उसको एक्सेसिवली यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। हमारी ज़रूरतें कभी ख़त्म तो नहीं होती है ना। आप इंसान की फितरत ही ऐसी है कि कोई भी ज़रूरत जो है वो ख़त्म, एक ज़रूरत अगर ख़त्म होगी वो उस इंस्टेंस के लिए ख़त्म होगी, दूसरे ही पल हमें क्या है कोई नई जो ज़रूरत है वो याद आ जाएगी। अगर मान लो एक फैमिली है तो उसका जितना टोटल जो है मंथली इनकम जो है मान लो वो 10,000 था, तो उसमें उसकी सारी नीड्स जो हैं अभी के लिए कवर हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम जो है डबल हो जाएगी, से 20,000 हो जाएगी, आपको क्या लगता है उस अभी भी उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, 10,000 होगा? नहीं, अब उसकी नीड्स जो है उसी हिसाब से बढ़ जाएंगी। वो 20,000 में भी पूरा नहीं कर पाएगा, या अभी जाके 20,000 में उसकी जो खर्चे हैं वो पूरे होंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम अफोर्ड कर पाते हैं वैसे वैसे हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जाती हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, एंड इट हैपन्स विद एवरीवन, नॉट एन इंडिविजुअल। ये बिजनेस फर्म्स के साथ भी होगा, हर किसी इंडिविजुअल के साथ होगा, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ होगा। क्योंकि हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वी हैव टू मेक अ चॉइस कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी नीड्स और वांट्स हैं इनको हम आराम से मीट कर पाएँ। तो इसी की जो स्टडी है दैट इज़ इकोनॉमिक्स। नाउ इसी डेफिनेशन से दो कोर कंसेप्ट्स निकल के आते हैं जो हमारे लिए पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है रिसोर्सेज की स्कार्सिटी की, कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं रिसोर्सेज की। ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, ये ख़त्म हो सकते हैं, किसी भी वक्त ख़त्म हो भी जाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है कि किस किस रिसोर्स को हम किन किन गुड्स सर्विसेज किन वांट्स में लगा सकते हैं, किन में लगाना चाहिए और किन में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अनलिमिटेड प्रोडक्शन अगर आप एक गुड की करोगे तो दूसरी नेसेसिटी जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। सिंस आपको सारी की सारी जो वांट्स और नीड्स हैं, जो जायज़ नीड्स और वांट्स हैं उनको पूरा करना है, तो उसके लिए आपको चॉइस जो है वो करनी पड़ेगी। तो जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है वहाँ से हमारी प्रॉब्लम निकल के आती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको चूज़ करना पड़ेगा। अभी इसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ हमारा नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। नाउ व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच यू गिव अप व्हेन मेकिंग अ चॉइस। अब सिंस रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, रिसोर्सेज की हमारे पास कमी है, तो हमें चॉइस करनी पड़ती है कि इस रिसोर्स को किस किस यूज़ में हम डालेंगे। अब जब हम चूज़ कर रहे हैं
तो जब हम एक चीज़ चूज़ करेंगे तो दूसरी छूट रही है ना, तो वही चीज़ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच यू आर गिविंग अप वाइल मेकिंग अ चॉइस। अब मान लो आप एक स्टूडेंट हो, आप अब मास्टर्स करोगे या फिर आप एक जो है पार्ट टाइम जॉब करोगे। अब से कि आप कोई जॉब करने जा रहे हो, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब आपने स्टार्ट कर ली, एक तरफ आपकी मास्टर्स थी। अब यहाँ पे अगर आप वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करने जा रहे हो तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी? जो आप मास्टर्स करने वाले थे वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रहेगी। अब आपको पता है कि अगर आप मास्टर्स करते तो उसके बाद आप कोई और बेटर पोजीशन जो है वो भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन सिंस अभी यू वांट टू बी इन दिस जॉब, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पे आपको रहना है क्योंकि आपको पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे आप ये चॉइस आपकी क्या रह रही है? कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। लेकिन आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है इसमें? आप जो मास्टर्स कर सकते थे उसके बाद आपका एक बेटर जो है वो फ्यूचर भी बन सकता था, तो वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? इट इज़ द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव you give up when making a choice. ठीक है, ये रिप्रेजेंट क्या करती है? ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कि क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स आप मिस कर रहे हो, ठीक है, जो अनचूजन ऑप्शन रह गया है। जैसे अगर आपने मास्टर्स जो है वो यहाँ पे अनचूजन ऑप्शन रहा है और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो है वो आपने चूज़ कर लिया, तो अब मास्टर्स करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते, क्या क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स रहते, वो जो है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, तो अब आगे जाने से पहले एक और चीज़ है जो हम पढ़ लेते हैं, वो है हमारा रिसोर्सेज। इससे ऑलरेडी 2 टाइम आई थिंक क्वेश्चंस जो हैं वो बन चुके हैं, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं? रिसोर्सेज विच आर ऑल्सो नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनको हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं। दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड services. Now, these resources are categorized into 4 parts. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? Resources और FOP यानी कि Factors of Production are categorized into 4: land, labor, capital and entrepreneurship. सबसे पहले लैंड हमें पता है हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो प्रोडक्शन में जो है वो यूज़ आता है। ठीक है, जैसे लैंड से हम मिनरल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आप माइनिंग करके किसी भी तरीके का मिनरल जो है वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में एज अ रॉ मटेरियल। फिर फॉरेस्ट्स हैं, फॉरेस्ट से आप रॉ मटेरियल निकाल रहे हो। ठीक है, वाटर है हमारा, वाटर खुद में ही है, बहुत सारी जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनमें खुद में ही जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ आ रहा है, प्राइमरी रॉ मटेरियल की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो लैंड इज़ द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद हमारी लेबर है। ठीक है, लेबर में जो ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, ह्यूमन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड मेंटल। एक तो फिजिकल लेबर लगती है, ठीक है, लेकिन साथ में मेंटल लेबर भी है। आप अपना ब्रेन यूज़ करके भी अगर कोई काम कर रहे हो तो वो भी तो लेबर में ही आ रही है, मेंटल लेबर। अब फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर
ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। और हमें पता है कि आज के वक्त में फ़िज़िकल लेबर जो है, देखो दोनों की इम्पोर्टेंस है, वी नो दैट, लेकिन फ़िज़िकल लेबर से ज़्यादा मेंटल लेबर की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जब हम पढ़ लिख के कोई डिग्री एक्वायर करते हैं या कोई स्किल एक्वायर करते हैं, ठीक है, वो स्किल जब हम सीखते हैं उसमें फिर हम अपना जो ब्रेन है उसका फुल यूज़ करते हैं, तो वो हमारी मेंटल लेबर जो है वो यूज़ हो रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की तरह, ठीक है। तो लैंड आ गया, लेबर आ गया, उसके बाद कैपिटल आ गया। व्हाट इज़ कैपिटल? कैपिटल इज़ एनी गुड विच एड इन प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में काम आने वाला कोई भी गुड हो, ठीक है, विच एड इन प्रोडक्शन। वो फिर मशीनरी हो सकती है, ठीक है, इंक्लूडिंग मशीनरी। वो आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है या कोई और ऐसा टूल जो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में काम आए। तो कैपिटल कोई भी ऐसा गुड है जो प्रोडक्शन में काम आता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, टूल होगी। लेबर आपका ह्यूमन एफर्ट है, वो फिर चाहे फिजिकल लेबर हो या फिर मेंटल लेबर हो, दोनों। और लैंड जो है हमारा वो नेचुरल रिसोर्स है जहाँ जो हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। लैंड से हम जैसे मिनरल्स यूज़ करते हैं, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट के बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसके बाई प्रोडक्ट भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद वाटर है, कह लो, ठीक है, वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है। और भी जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब चीज़ों में वाटर ऑलरेडी, हर एक चीज़ में जो है कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ पे वाटर लगता ही है। वो अब कंस्ट्रक्शन का काम हो, किसी गुड को बनाने का काम हो, कहीं पे भी तो वाटर हर जगह यूज़ होता ही है, तो वो भी हमें लैंड से ही मिलता है। एंड द लास्ट पार्ट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? ये एक इनिशिएटिव है जहाँ पे बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं उन सब को कंबाइन करके जो हम कोई भी गुड या सर्विसेज बनाते हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारा एंटरप्रेन्योर होगा, कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो क्या करेगा? इन तीनों चीज़ का यूज़ करेगा, लैंड, लेबर और कैपिटल का। एक इनिशिएटिव लेगा क्योंकि मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर वो यूज़ करेगा लैंड का, लेबर का भी और कैपिटल का भी, ठीक है। और फिर उससे कोई गुड्स या सर्विसेज निकल के आ जाएगी। सो रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. All these are called as factors of production. आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ गोइंग बैक, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने पढ़ लिया. नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी इकोनॉमी में कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं. नाउ दीज आर क्लासिफाइड इनटू 3. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, द सेकेंड वन इज़ हाउ टू प्रोड्यूस, एंड देन द थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. अब एक एक करके समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो एग्जैक्टली हैं क्या हैं. देखो, हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं. तो लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए कोई भी इकोनॉमी, ठीक है, कोई भी इकोनॉमी सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, सारे G&S प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. ऐसे में वी हैव टू चूज़ बिटवीन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज कि कौन सा गुड हमें प्रोड्यूस करना है या कौन सी सर्विस जो है हम प्रोड्यूस करेंगे. तो ये हमारी प्रॉब्लम है what to produce की. This problem of what to produce has two aspects. The first aspect is what possible commodities to produce. जैसे कि for example let's see कि मान लो एक इकोनॉमी है, it has to choose between consumer goods या capital goods. ठीक है, ये बोलेंगे कि हमें कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बनाने चाहिए या फिर
कैपिटल गुड्स ज़्यादा बनाने चाहिए। ठीक है, फिर हम बोलेंगे कि अब किसी भी नेशन की सिक्योरिटी के लिए डिफेंस गुड्स होना भी ज़रूरी है, तो आप वॉर टाइम गुड्स जैसे जिनको हम डिफेंस के गुड्स बोलते हैं वो बनाना ज़रूरी है, या फिर सिविल गुड्स जैसे कि मिल्क, बटर, ब्रेड, ये सब चीज़ें बनानी चाहिए, ये बनाएंगे। ठीक है, डिफेंस गुड्स या फिर सिविल गुड्स। फर्स्ट एस्पेक्ट तो ये आ गया कि कौन सी पॉसिबल कमोडिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोड्यूस करनी चाहिए। इसी का जो सेकंड एस्पेक्ट है, सेकंड एस्पेक्ट ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब आपने देख लिया कि यार दोनों गुड्स थोड़े थोड़े तो हमें प्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, हमें सिविल गुड्स भी बनाने पड़ेंगे कुछ, और कुछ जो है डिफेंस गुड्स भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वांट्स जो हैं बेसिक वांट्स तो सारी की सारी पूरी होनी चाहिए। अब पहले तो हमने देख लिया कि ये गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं, क्या क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि कितने प्रोड्यूस करने हैं, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया तो ये देखना है कि डिफेंस गुड हमें ज़्यादा चाहिए क्या। आसपास के इलाके में जैसे इंडिया है, इंडिया के आसपास में हॉस्टिलिटी बनी रहती है, पाकिस्तान के साथ हमारी जो है इश्यूज़ चलते हैं, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम डिफेंस गुड्स जो है वो बहुत कम जो है प्रोड्यूस करें। तो हमें सब्सटैंशियल नंबर ऑफ़ डिफेंस गुड भी प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन सिविल गुड्स जो हैं उनको भी हम जो है ज़्यादा कम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम लोगों को अपनी ज़िंदगी जो है जीने के लिए ये सारे गुड्स जो हैं वो तो ज़रूरत होंगे ही। तो ये हमें देखना है फिर कौन सा गुड कितना प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ मच टू प्रोड्यूस मीन्स in what quantity to produce. So this was the first problem. Now the second problem is how to produce. ये तो हमने देख लिया what to produce। हम देखेंगे कि यार थोड़े से हम सिविल गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, सो थोड़े डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, थोड़े कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं और थोड़े कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, और किस किस क्वांटिटी में है वो भी हमने डिसाइड कर लिया। 30 to 40% रख रहे हो आप, या किसी चीज़ को 60-40 कर रहे हो, इट डिपेंड्स नाउ। लेकिन टेक्निक क्या रहेगी प्रोडक्शन की वो हमें डिसाइड करना है। तो हाउ टू प्रोड्यूस। द सेकेंड प्रॉब्लम इज how to produce. How to produce means which technique to use. Which technique to use. Whether जो आप goods produce कर रहे हो वो labor intensive होंगे या फिर capital intensive होंगे, या फिर इन दोनों का मिक्सचर होंगे। लेबर इंटेंसिव क्या हो गया, जहाँ पे ह्यूमन लेबर ज़्यादा लग रही हो, मैक्सिमम जो है वो लेबर इंटेंसिव लेबर लग रही हो, ह्यूमन लेबर लग रही हो। ऑन द अदर हैंड कैपिटल इंटेंसिव क्या है, जहाँ पे ज़्यादा जो झुकाव है वो हमारा किसकी तरफ है, मशीनरी जो है वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर मान लो जैसे इंडिया है, इंडिया में हमें पता है ह्यूज नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन है हमारे पास, तो हम जो लेबर है उसका राइट यूज़ कर सकते हैं, तो हम लेबर इंटेंसिव गुड्स जो हैं वो बना सकते हैं आराम से, क्योंकि बहुत सारी लेबर है हमारे पास। यही अगर आप किसी और कंट्री में देखोगे जहाँ पे एम्पल लेबर, यंग लेबर नहीं है, तो वहाँ पे दे कैन नॉट अफोर्ड टू प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव गुड्स। इसीलिए जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जैसे यूके, अमेरिका, ये सब लोग अपना जो प्रोडक्शन का काम है, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनकी जो प्रोडक्शन है वो बेसिक प्रोडक्शन तो दूसरी चाइना, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में हो रही है,
लेकिन फिर जो फाइनल लेबलिंग और ब्रांडिंग है वो जाके कहाँ पे हो रही है, वहीं पे दूसरी कंट्री में, ठीक है, जो उनकी ओरिजिनेशन वाली कंट्री है वहाँ पे वो हो रही है। तो जहाँ पे कैपिटल मशीनरी ज़्यादा है वहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव गुड्स प्रोड्यूस करोगे। अब अगर आपको ये कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो कि आप कुछ गुड्स हैं उनमें उनको लेबर इंटेंसिव रख दो और कुछ गुड्स उनको कैपिटल इंटेंसिव रख दो। तो ये डिसीजन लेना कि कौन से गुड में आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे या कौन से गुड में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करोगे, ये हमारी प्रॉब्लम है ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस, किस गुड को आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर रहे हो। देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फॉर whom to produce। तीसरी प्रॉब्लम जो है, लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड प्रोड्यूस कर रहे हो आप, फॉर विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक गुड प्रोड्यूस कर रहे हो वो अगर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी यूज़ कर रही है तो दूसरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी यूज़ करेगी। जैसे कि बच्चों की ज़रूरत जो है वो यंगस्टर्स से डिफरेंट है, उसी तरीके से ओल्ड एज के जो लोग हैं उनकी जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट है। ओल्ड एज के लोगों के लिए हमें जो है सॉफ्ट एक्टिविटीज़, उसके बाद थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड जो है उनके ज़्यादा गुड्स जो रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों के जो है उसमें मान लो टॉयज़ होंगी या फिर स्टेम टॉयज़, आजकल स्टेम टॉयज़ चल रहे हैं। उसके बाद उनकी एजुकेशन, ब्रेन डेवलपमेंट, और उसके बाद उनके खाने पीने की चीज़ें अलग हैं, तो उस तरीके की चीज़ें। फिर हमारे यंगस्टर्स की जो चॉइसेस हैं वो अलग हैं। तो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए गुड प्रोड्यूस कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है हमारे रिसोर्सेज तो स्कार्स हैं, हर एक वांट को हम यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगेन आपके पास लेबर भी लिमिटेड है, आपके पास कैपिटल भी लिमिटेड है। अब आपको यही देखना है कि आप जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सो इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग हु शुड गेट हाउ मच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स who should get how much of the goods and सर्विसेज। या फिर एक और तरीके से भी आप लेके चल सकते हो, फॉर whom to produce, whether to produce for rich people or poor people। इन दोनों लोगों की जो वांट्स हैं वो डिफरेंट रहेंगी, है ना। लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो आप या फिर आप नेसेसिटीज़ को प्रोड्यूस करोगे। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स जो हमें इकॉनमी में लेके चलनी है कि सिंस हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं, तो ऐसे में वी हैव टू मेक दिस डिसीजंस कि क्या क्या प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक से प्रोड्यूस करना है और किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स पे कि इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है। तो इकोनॉमिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो बेसिकली डिवाइड होता है इनटू टू, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो माइक्रो और मैक्रो में डिस्टिंक्शन जो बनाई गई है ना, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय प्रोफेसर रगनार फ्रेसेज। इन्होंने पहली बार जो है इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ ऑन इंडिविजुअल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे देखती है माइक्रो इकोनॉमिक्स कि किस तरीके से कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म या फिर कोई पर्टिकुलर मार्केट जो है वो अपने डिसीजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, सप्लाई, डिमांड,
कंजम्पशन, किसी भी तरीके की जो भी डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल लेवल पे जब उसकी स्टडी की जाती है तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऑन द अदर हैंड जब पूरे के पूरे नेशन या पूरे के पूरे जो है यूनिट को हम देखेंगे तो वो मैक्रो लेवल पे होगी। मतलब कि जब आप इंडिविजुअल पे लेवल पे देख रहे हो, आप किसी एक पर्टिकुलर फर्म के डिसीजंस देख रहे हो, कंज्यूमर्स के डिसीजन देख रहे हो, या फिर किसी पर्टिकुलर पेट्रोल मार्केट के बारे में देख रहे हो आप, ठीक है, या फिर आप जो है वॉच की मार्केट है उसके बारे में देख रहे हो, तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब आप पूरी की पूरी इकोनॉमी को एज द होल स्टडी कर रहे हो, व्हेन द एंटायर इकोनॉमी is studied at a whole, तो वो जो सब्जेक्ट मैटर है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाता है। जैसे अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ब्रॉडर इश्यूज लाइक जीडीपी, पूरी की पूरी कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो कितनी हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, वो क्या है। उसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, कितने कितने लोग जो हैं जो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं हमारी वो किस तरीके की हैं। तो ओवरऑल जो है इकोनॉमी जो है हमारी किस तरीके से फंक्शन कर रही है वो हम पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। वहीं पे अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनके डिसीजंस हैं रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन हो गए, ठीक है, और या उनकी प्रॉब्लम्स हो गई, जब हम इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं तो वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है। जैसे सिंगल हाउस होल्ड हो गया, या फिर कोई फर्म हो गई, ठीक है, या फिर कोई पर्टिकुलर मार्केट हो गई, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को दो टाइप की इकोनॉमिक्स में भी बांटा जाता है। वन इज़ पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस, जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जब हम पहला पार्ट देखते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, जब हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स से मतलब है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज मतलब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, या फिर ये फैक्ट्स के बारे में बात करती है, या फिर जो सिचुएशंस एक्चुअली में हो रही हैं उनके बारे में बात करती है। द प्रॉब्लम्स विच अ सोसाइटी इज़ फेसिंग विच कैन एक्चुअली बी सॉल्व्ड, ठीक है, तो उनके बारे में जब हम बात करते हैं दैट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स studies human decisions as facts which can be verified with actual data, ठीक है। study human decisions as facts which can be verified with एक्चुअल डाटा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, जैसे एक स्टेटमेंट है, इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, वी ऑल नो दैट, क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं? इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। इंडिया इज़ अ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री, इट इज़ अ फैक्ट, येस वी कैन प्रूव दैट। अगर आप किसी भी एरिया की डेंसिटी देखोगे आप उससे इसको प्रूव कर सकते हो, टोटल पॉपुलेशन देखोगे एरिया के हिसाब से आप इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड लीड्स टू अ राइज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ये एक स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो फॉल करेगा तो उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी। सिंपल सी बात है, जब भी किसी गुड का प्राइस जो है वो कम होगा तो वो गुड
और ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा ज़्यादा सेक्शन ऑफ लोगों के लिए, और जो ऑलरेडी लोग खरीद रहे थे उनके पास भी जो पैसा है वो बच जाएगा, तो वो शायद उस गुड को ज़्यादा खरीदेंगे। तो जब भी किसी भी गुड का प्राइस जो है वो कम होता है तो उसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट इज़ ट्रू, ये तो एक्चुअली में भी होता है, ठीक है, इट इज़ अ फैक्ट। लेट्स से अनदर थिंग दैट मिनिमम वेज लॉ इंक्रीजेज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, हम बोलेंगे किसी ने लिखा है स्टेटमेंट कि मिनिमम वेज लॉ अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि अब जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको पता है कि वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को उस लेवल पे, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट है, तो उस वजह से दे विल नॉट एम्प्लॉय एवरीबडी। अदरवाइज कुछ लोग होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, उनको जो है अर्न करना है, अपनी लिविंग अर्न करनी है, उसके लिए दे आर रेडी टू वर्क इवन बिलो द मिनिमम वेज। बट जब मिनिमम वेज एक्ट कहीं पे लग रहा है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। दीज आर ऑल सम ऑफ द फैक्ट्स जिनको हम प्रूव कर सकते हैं, जिनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कम्स द नॉर्मेटिव पार्ट। नॉर्मेटिव पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये वो पार्ट है जो डील करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद what ought to be। what ought to be मतलब क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या क्या हम कर सकते हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। जैसे फर्स्ट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हमारे पास स्टेटमेंट थी कि इंडिया इज़ ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। अब अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम उसकी बात करेंगे तो वी विल थिंक अबाउट व्हाट ऑल सोल्यूशंस कैन बी डन। इंडिया को ओवर पॉपुलेटेड कंट्री के स्टेटस से हटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज़ वन थिंग। तो जब हम इस तरीके से चीज़ों की बात करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट आ जाता है। सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज व्हाट ऑट टू बी और हाउ शुड अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। हाउ should a particular economic problem be solved। इसको भी हम उसी तरीके से स्टेटमेंट के साथ समझ लेते हैं। जैसे लेट्स सी, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि गवर्नमेंट शुड फिनिश द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द फार्मर्स, तो ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको देने की वजह से गवर्नमेंट का जो बहुत सारा फंड है उसका नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। हमारी जो गवर्नमेंट का ये वाला पैसा है, ये वाला जो रिसोर्सेज है, ये और जगह जो है डाइवर्ट करके यूज़ किया जा सकता है। आजकल बहुत डिबेट चल रहा है इसके बारे में कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये सिंस कुछ ही फार्मर्स को बेनिफिट करता है और इसका बेनिफिट्स भी जो है बड़े बड़े फार्मर्स ही लेते हैं, तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इधर कम करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए या ख़त्म भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। या इंडिया शुड स्पेंड मोर मनी ऑन डिफेंस, अगर ये स्टेटमेंट है, इवन दिस इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। यहाँ पे कोई फैक्ट्स जो है वो नहीं बता रहा है, इट इज़ जस्ट अ सजेशन कि इंडिया को ऐसा करना चाहिए। तो उसी तरीके से जब हम किसी सजेशन, कोई सजेशन दे रहा है, कुछ ऐसे पार्ट में बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। और जब हम कोई फैक्ट दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।